चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सम्स देख रहे थे ना, कि जिनके अंदर डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा था। और उसके साथ साथ मैंने आपको जो है वो रूल्स भी लिखवाए थे। अभी तक हमने बेसिक रूल्स सब समझे ना, कि कैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की एंट्री होती है, किस तरह से अगर प्रीमियम या डिस्काउंट हो, कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स हो तो क्या करते हैं, ये सब हमने समझाना। अब वही जो है वो एंट्रीज, वही रूल्स हमें कंटिन्यू करने हैं। हमने फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सम्स देखे थे। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर सम में थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर चेंज है। हर सम में थोड़ा थोड़ा चेंज जो है वो आता ही रहेगा। जो चेंज जो है वो आप लोगों को नोट करना है। अब आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखना है, तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और उसमें समझो। देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालनपुर इश्यू 50,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए प्रीमियम के साथ इश्यू किया है। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। देखो, पूरी ही अमाउंट एप्लीकेशन पर ही हो गई, इसमें अलॉटमेंट कॉल वगैरह है ही नहीं। इसमें ये चेंज है, एंट्रीज में कोई दूसरा चेंज नहीं, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। यहाँ खाली है कि जो 100 रुपए मंगवाते हैं ना, तो सभी जो है वो एप्लीकेशन पे ही मंगवा दिए, कोई अलॉटमेंट कॉल इसमें नहीं है। एप्लीकेशन वर रिसीव कंपनी फॉर 60,000 डिबेंचर। 50,000 के सामने 60,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। भाई जो एक्स्ट्रा 10,000 थे उनको रिजेक्ट करके उनके पैसे उनको वापस कर दिए गए। एंड डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। बाकी सबको जो है वो पूरे पूरे पैसे, मतलब पूरी पूरी अमाउंट टाइम टू टाइम मिल गई और उनको अलॉट किए। बाकी के सभी की जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उनको डिबेंचर अलॉट किए ना, तो हमें जो है वो इनकी जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो ये सब एकदम सिंपल हो गया। इसमें खाली 4 ही जर्नल एंट्री आएगी ना, सिर्फ एप्लीकेशन की ही जर्नल एंट्रीज करनी है, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल एप्लीकेशन की एंट्रीज करनी है इसमें। तो जैसे कि एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री हम लोग कौन सी करते हैं कि भाई एप्लीकेशन के पैसे मिले, पहली वो एंट्री करते हैं ना। एप्लीकेशन के पैसे मिले कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज के शेयर्स हैं, 11% डिबेंचर्स टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे ना, कितने मिलेंगे, तो 60,000 डिबेंचर्स हैं। 60,000 डिबेंचर्स के 120 रुपीज एप्लीकेशन पे ही सभी मंगवा दिए हैं ना, मतलब 100 रुपए के साथ साथ 20 रुपए का प्रीमियम भी सभी एक साथ मंगवा दिया। मतलब एप्लीकेशन टोटल मिली है 60,000 डिबेंचर्स के 120 रुपीज की। तो 60,000 के 120 कितने हो जाएंगे उसमें, तो वो हो जाएंगे ना 72 लाख। कितने मिले हमें, 72 लाख रुपीस मिले। 72 लाख यहां पर भी बराबर। सबसे पहले एप्लीकेशन मिली, फिर क्या, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनके पैसे उनको वापस किए। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे वापस, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे वापस जिसमें एंट्री करते हैं 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट। एक्स्ट्रा पैसे वापस, तो कितने डिबेंचर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, 10,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी। तो जिसमें 10,000 के 120 रुपीज जो है वो रिटर्न किए, बरोबर ना। 10,000 के 120 कितने, 12 लाख। 12 लाख रुपीज हमने रिटर्न किए। और फिर बाकी बाकी जो है वो अपने कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किए, बरोबर ना। और जब डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री करते हैं 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ऐसा एंट्री की जाती है ना। और जब डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं तब डिबेंचर की अमाउंट अलग और प्रीमियम की अमाउंट अलग करते हैं ना। यहाँ लिखते हैं सिर्फ डिबेंचर की अमाउंट और फिर प्रीमियम की अमाउंट अलग। तो यहाँ पर बाकी के 50,000 के 100 रुपीज होंगे ना। 50,000 के 100 रुपीज जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, 120 नहीं 100।
60,000 में से 10,000 डिबेंचर रिटर्न किए, बाकी के 50,000 हमारे, जिसमें से 100 रुपीज यहाँ पे और बाकी के 20 रुपए प्रीमियम में। तो 50,000 के 100 रुपीज कितने हो जाएंगे? 50 लाख। 50 लाख रुपीज वो यहाँ डिबेंचर में ट्रांसफर और बाकी के रुपए प्रीमियम में ट्रांसफर, जिसमें लिखते हैं कि 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिसमें कितने? तो 50,000 डिबेंचर के 20 रुपीज, 20 रुपीज वहां पे जाएंगे ना, तो 20 रुपीज मतलब जो है वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 10 लाख। 10 लाख आ जाएंगे 10 लाख रुपए यहाँ पे प्रीमियम में। बराबर हो गया ना? सिंपल, ये सिंपल एंट्रीज है ना, समझ आ रही है ना बात? है एकदम। ये क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल दिया हुआ था और एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, 3 मार्क में या 4 मार्क में ऐसे पूछे जाते हैं। सिंपल लॉजिक की सिंपल एंट्रीज जो है वो हमें करनी है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दे दो, जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही उसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हुआ है कि मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद इशू 8,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज ऑन 1/4/17 एंड द अमाउंट वर पेएबल एज अंडर। यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 रुपए का जो है वो डिबेंचर है और उस पर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब कितना? 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना इसमें, बराबर। और इस तरह से जो है वो अमाउंट मंगवाई गई है कि एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 35 और बाकी के जो है वो फाइनल कॉल पे। मतलब अगर पहले जो है वो अमाउंट क्लियर कर लेना तो 100 रुपए का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 35 रुपीज मंगवाए हैं, तो बाकी के कॉल पे, तो कॉल पे बाकी के कितने हुए? तो बाकी के कॉल पे 25 रुपीज हुए ना, 35 रुपीज, 35 रुपीज हुए ना बाकी के कॉल पे, बराबर के नहीं? 100 रुपए का डिबेंचर है, 35 और बाकी के कॉल पे भी 35 रुपीज। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि भाई डिस्काउंट भी तो है ना 10 रुपए का, ये तो पूरे 100 रुपए हुए, तो डिस्काउंट किस पे गिने? कोई मेंशन है कि एप्लीकेशन पे दिया हुआ है 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 35, बाकी का फाइनल कॉल पे, मतलब कॉल पे बाकी के 35, तो डिस्काउंट किस पे गिने? कोई मेंशन है? आगे एक सम देखो, आगे का एक सम था जिसमें जो है वो मेंशन था कि डिस्काउंट अलॉटमेंट पे, या पास में ब्रैकेट में दिया हुआ होता है ना विथ प्रीमियम, आफ्टर डिस्काउंट, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये 10 रुपए का डिस्काउंट किस पे गिने? एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपए कम मंगवाए, क्या अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपए कम मंगवाएंगे, कि फिर कॉल के वक्त 10 रुपए कम मंगवाएंगे? कब? तो जब कोई मेंशन ना हो ना, चीजें ध्यान रखना, जब कुछ मेंशन ना हो तब अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपए कम मंगवाते हैं, मतलब डिस्काउंट देते हैं। कुछ भी मेंशन ना हो तो एप्लीकेशन पे डिस्काउंट नहीं देते, आखिरी में भी नहीं, बीच में अलॉटमेंट के वक्त डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ अलॉटमेंट में 35 रुपीज नहीं गिनेंगे, यहाँ अलॉटमेंट में गिनेंगे कि 35 में से 10 रुपीज का डिस्काउंट 25 मिलेंगे हमें, बरोबर ना? 35 में 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो 25 रुपीज मिलेंगे, ऐसे ध्यान रहेगा ना। तो इस तरह से जो है वो अमाउंट मंगवाई गई है। उसके बाद है इसमें कि कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 10,500 डिबेंचर, इतनी एप्लीकेशन मिली एंड ऑफ विच 8,000 डिबेंचर वर अलॉटेड एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट एवं न रिजेक्टेड एप्लीकेशन। जितनी रिजेक्ट की तो उन सबको जो है वो उनके उनके पैसे वापस दे दिए गए। ऑल द मनी ड्यू ऑन डिबेंचर वर ड्यूली रिसीव, बाकी सब पैसे टाइम टू टाइम मिल गए हैं। एंड एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड ऑन 22,000। अब यहाँ ये एक नया टॉपिक है, मैंने बताया ना हर सब में कुछ ना कुछ नया होगा, नोट करते जाना। अब यहाँ पर ये नया टॉपिक है कि भाई डिबेंचर जब शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं तो उसका भी तो खर्चा होता है ना, शेयर मार्केट की फीस लगती है, सेबी के कुछ जो है एक्सपेंसेस होते हैं, या जो भी हो, जो भी खर्चे लगते हैं उस पर, तो वो भी एक खर्चा दिया हुआ है 22,000 का, जो कंपनी को ही पे करना पड़ेगा ना। And director decided to write off 1/5 amount of excess on expense on issue account and discount on debenture account from the statement of profit and loss each year। यहाँ पर जो भी अमाउंट है ना, जो ये खर्चा हुआ उसका 1/5 इस साल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्राइब करना है, ऐसा मेंशन है, और उनकी जर्नल एंट्रीज बतानी है हमें। ठीक है कि ये जो एक्सपेंस का टॉपिक है वो एक्सपेंस का टॉपिक अलग से आएगा, लेकिन पहले तो बेसिक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, इन सब की एंट्रीज होगी ना, तो पहले बेसिक वो एंट्रीज कर लेना, फिर जो एक्सपेंस का टॉपिक है वो साथ में समझते हैं, ध्यान देना।
तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री शुरू करें हम लोग। पहली एंट्री कौन सी होती है कि एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, वो एंट्री ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इनमें कितने परसेंटेज का है, 10% डिबेंचर, वो लिखना पड़ता है ना यहाँ पर, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कि जहां पर कितनी एप्लीकेशन मिली, 10,500 एप्लीकेशन मिली है 30 रुपीज के हिसाब से। एप्लीकेशन के 30 रुपीज ना, बराबर ना, 10,500 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मिली तो कितना हो जाएगा, अगर 3 से इनको मल्टीप्लाई करें, 315 और पीछे 3 जीरोस, मतलब 3,15,000 रुपीज मिले हैं। कितने मिल जाएंगे, 3,15,000 रुपीज ये एप्लीकेशन में हमें मिले। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे हमने रिटर्न किए। कितनी एक्स्ट्रा हुई, 10,500 एप्लीकेशन मिली है, जिसमें एक्सेप्ट हम लोग 8,000 ही कर रहे हैं, तो बाकी के 2,500 वो रिटर्न करेंगे ना हम लोग। तो उनकी एंट्री करेंगे हम लोग कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो रिटर्न कर रहे हैं 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। कितनी, 2,500, 2,500 के 30 रुपीज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो 2,500 के 30 रुपीज कितने हो जाएंगे, 75,000 हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और बाकी के, तो बाकी के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बाकी के 8,000 हैं, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करें ना हम लोग, तो उसमें लिखेंगे कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें जो 8,000 डिबेंचर बचे हैं उसके 30 रुपीज हम लोग ट्रांसफर करेंगे। 8,000 के 30 रुपीज कितने हो जाएंगे, 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 वो कैपिटल में ट्रांसफर या डिबेंचर में ट्रांसफर। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई ना हमारी, बराबर ना, एप्लीकेशन की ये बात खत्म। अब अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसे मंगवाए ना हमने, कैसे मंगवाए हमने, डिस्काउंट के साथ। 10 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे देना है ना, तो ऐसे एंट्री करते हैं ना कि भाई अलॉटमेंट में 35, डिस्काउंट में 10 रुपए, तो फिर जो बैंक की एंट्री आएगी उस बैंक में 25 रुपए। फिर सही बात है, तो उनकी एंट्री की जाएगी। सबसे पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर, जिसमें कितने, तो 8,000 के 35 रुपीज होंगे, बराबर ना। 8,000 के 35 कितने हो जाएंगे, 7 4 जा 28, 2,80,000, 2,80,000 रुपीज। इतने रुपए हमने मंगवाए, और उसके साथ 10 रुपए का डिस्काउंट। 10 रुपए का डिस्काउंट भी तो है ना उस पर 10%, मतलब वो हो जाएगा कि 10% नहीं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नुकसान है हमारा, वो डेबिट में आएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कि जिसमें डिस्काउंट कितना, तो 8,000 के 10 रुपीज का डिस्काउंट। 8,000 के 10 रुपीज मतलब 80,000 का डिस्काउंट दिया हमने, 80,000 डिस्काउंट। और बाकी के रुपए हमें मिलेंगे, बाकी के अलॉटमेंट के रुपए मिले, उसकी एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बराबर, ध्यान आ रही है ना बात है कि भाई पहले पैसे मंगवाए, डिस्काउंट के साथ मंगवाए, और फिर उसके पैसे मिले हमें। बैंक अकाउंट डेबिट इसमें मिले, कितने मिले इसमें, तो इसमें 8,000 डिबेंचर के 25 रुपीज हमें मिले हैं। 8,000 के 25 मतलब पूरे 2 लाख, 2 लाख रुपए हमें मिले ना यहाँ पर, बराबर। ये एंट्री खत्म हो गई अलॉटमेंट की, पूरे के पूरे पैसे मिल चुके थे हमें। और उसके बाद अब कॉल की बारी, कि कॉल में भी पहले पैसे हमने मंगवाए और उसके बाद उसके पैसे मिले। तो कॉल की एंट्री करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसके पैसे मिले हमें, पहले मंगवाए हमने, वो एंट्री कि 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, उसमें फाइनल कॉल दिया हुआ है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट।
डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, जिसमें कितने, तो 8000 डिबेंचर के 35 रुपीज हमने मंगवाए हैं कॉल पे। 8000 के 35, तो 8000 के 35 कितने हो जाएंगे, 2,80,000, बराबर ना, 2,80,000 रुपीज। और फिर कॉल के पैसे मिल गए, जो ये मंगवाए उसके पूरे पैसे मिल गए ना। तो एंट्री करते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल, जिसके अंदर, तो जिसके अंदर पूरे ही पैसे मिले, 8000 डिबेंचर के 35 रुपीज मिल गए, मीन्स 2,80,000, 2,80,000 वो मिल गए ना हमें। ये कॉल की एंट्री भी खत्म हो गई, बराबर, पहले पैसे मंगवाए फिर वो पैसे मिले, कॉल भी खत्म। अब मेन एंट्रीज करनी है हमें कि सबसे पहले तो दिया हुआ है कि 22,000 का खर्चा हुआ है डिबेंचर इश्यू करने का, तो वो खर्चा पहले तो हमें एक्सप्लेन करना है ना, बराबर ना। 22,000 का खर्चा हुआ तो वो देना पड़ेगा, और खर्चा कौन सा, इश्यू के ऊपर है ना, तो उसे कहते हैं एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट। नीचे देखो इन्वर्टेड कॉमा में वो दिया भी हुआ है कि एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना। ये तो बेसिक एंट्री है, इसके लिए रूल की भी जरूर नहीं है, ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर खर्चा हो तो कहाँ एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। तो जो एक्सपेंस हो वो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, भाई इतने पैसे दिए हमने, बराबर। तो यहां लिखते हैं कि एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना एक्सपेंस हुआ इसका, तो 22,000 का, क्लियर मेंशन है ना कि 22,000 का एक्सपेंस हुआ, वो हम लोग पे कर रहे हैं, बराबर, ये हुआ ना। और आखिरी एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि जो ये खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे को हमें पता है, हम लोग भी जनरली करते हैं ना, कोई भी भले पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हो या कंपनी का फाइनल अकाउंट हो, पूरे साल में जो भी खर्चा हो उस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ अगर ये एंट्रीज देखें ना, इन एंट्री में दो खर्चे हुए हैं, एक तो ये खर्चा हुआ है 22,000 का एक्सपेंस ऑन इश्यू, और दूसरा हमने ये डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट का खर्चा हुआ है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट दिया तो वो भी कंपनी का खर्चा ही ना, मतलब वहां पर 80,000 का एक्सपेंस हुआ, डिस्काउंट दिया, 22,000 का ये एक्सपेंस हुआ, टोटल 1,02,000 के एक्सपेंस हुए हैं, 1,02,000 का खर्चा। अब आपको ध्यान है कि अगर ये पूरा ही खर्चा एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्राइब कर दो ना, पूरा खर्चा एक साथ ही अगर डिस्क्राइब कर दो तो क्या होता है, तो फिर कितनी बार बिजनेस में लॉस कहलाता है वो, इतना बड़ा खर्चा एक ही साथ में बता दे तो बिजनेसमैन कंपनी में हो या पार्टनरशिप में हो, कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, इतने बड़े खर्चे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक साल में पूरा नहीं होता, उसे रिकरिंग एक्सपेंस या तो डिफर्ड एक्सपेंस की तरह जो है वो डिस्क्राइब करता है फिर, ठीक है। तो पूरा एक साल में पूरा का पूरा नहीं डिस्क्राइब करते ये, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस की तरह हम लोग एसेट्स में लिखते हैं। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मेंशन है, देखो लास्ट में दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि डायरेक्टर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर, कि वो हर साल 1/5 अमाउंट ही उसमें से कट करेंगे, पूरी अमाउंट नहीं। मतलब जो पूरा यहाँ पर जो 80,000 का खर्चा हुआ ना, उसे 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ जो 22,000 का खर्चा हुआ उसे भी 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इस साल जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें बताना है ना, तो वो एक ही साल का खर्चा बताना है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब जो 80,000 है उसको 5th पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितने हो जाएंगे एक साल के, 16,000, 16,000 के 5 टुकड़े हो जाएंगे ना, 5 साल तक उसको बताते रहेंगे। और बाकी जो 22,000 है उसके भी अगर हम लोग 5 पार्ट्स कर दें तो कितने हो जाएंगे, 4400 हो जाएंगे ना उसमें, बराबर ना। तो हमें इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी एंट्री करनी है, पूरी एंट्री नहीं, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, तो इनमें एंट्री करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ, इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है कंपनी में,
पार्टनरशिप हो तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो दूसरी भी बात ना कि ये दोनों एक्सपेंस है ना, हमारे एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लेके जाते हैं, डेबिट साइड पे, पता है ना, खर्चे हो तो सब डेबिट साइड में, इनकम होती तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं एक्सपेंस। टू कौन से एक्सपेंस, वो नीचे नाम लिखे जाते हैं, टू एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट एंड टू दूसरा एक्सपेंस था डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो एंट्रीज में एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट 80,000 के एक्सपेंस हुए थे, सॉरी 22,000 के, ये एक्सपेंस ऑन इश्यू 22,000 के एक्सपेंस हुए थे, लेकिन पूरे यहाँ डिस्क्राइब नहीं करने, उसका फिफ्थ पार्ट मतलब 4400 यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, तो डिस्काउंट जो हमने 80,000 का दिया था वो 80,000 पूरा नहीं, उसका फिफ्थ पार्ट 16,000 हमें डिस्क्राइब करना है। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, 16 और 4 20,000, 20,400 वहां पर ट्रांसफर होंगे, बराबर। ये एंट्री हुई ना, ये इसमें नया पार्ट आया ना, समझ आ रही है बात। देखो हर एक में एक एक दो दो एंट्री, एक एक दो दो एंट्री नहीं आएगी, ये सब पुराने रूल तो चलेंगे, ये नहीं आती जाएगी, इनके मैं रूल्स नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स नहीं है, ये जनरल एंट्रीज हैं, बराबर, बेसिक और लॉजिकल एंट्रीज हैं, इनके कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं आते, लेकिन फिर भी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे एंट्रीज माइंड में रखना आप लोग। अब जैसे 10th वाला क्वेश्चन देखा वैसे ही जो है वो उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन भी हम लोग समझे। देखो उसके बाद जैसे 11th वाला क्वेश्चन है कि आदिनाथ लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 18 लाख फ्रॉम शिखर मशीनरी लिमिटेड ऑन 10/9/17, 3 lakh were paid immediately and the balance was paid by issue of 15,80,000 9% डिबेंचर in आदिनाथ लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर ये नई सिचुएशन क्या है, हर सब में कुछ ना कुछ नया आता है। 11th वाले क्वेश्चन में अब नया ये है कि कितनी बार हम लोग कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए जब एसेट्स खरीदते हैं ना, कोई चीजें खरीदते हो तो उसके बदले में कैश नहीं देते, उसके बदले में सामने वाले को डिबेंचर ही दे रहे हैं हम लोग। तो डिबेंचर दे रहे हैं तो फिर उसके बदले में जो है, अगर हम डिबेंचर दे रहे हैं तो फिर सामने वाले को कैश की जगह लाइफ टाइम जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना। फिर समझो बात ऐसे होती है कि सपोज मैंने आपसे फर्नीचर खरीदा है और उसके बदले में कैश नहीं डिबेंचर दे रहा हूँ, तो डिबेंचर जब रिटर्न करने हो ना 5 साल 7 साल 10 साल बाद, तब आपको वो पूरे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके बीच में 5 सालों तक 7 सालों तक आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा उसमें। तो सामने वाले को फायदा होता है ना, वो फर्नीचर वाला कहता है हाँ कोई बात नहीं, भले पैसे ना देकर मुझे डिबेंचर दे दो, हर साल इंटरेस्ट भी तो मिलता रहेगा ना फिक्स उसे, बरोबर। तो यहाँ वैसा ही है, 18 लाख की मशीन खरीदी, उसके सामने 3 लाख रुपए ऑन द स्पॉट कैश दे दिए, बाकी बचे 15 लाख ना, तो 15 लाख के सामने 15,80,000 के डिबेंचर दिए हैं उसे, ठीक है, 15,80,000 के डिबेंचर दिए। और वैसे ही दूसरी एक सिचुएशन है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ आदिनाथ लिमिटेड एंड इफ फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट आदिनाथ लिमिटेड पेज 14,10,000 बाय 9% डिबेंचर, देन हाउ विल दे राइट जर्नल एंट्री। दो सिचुएशन है कि अगर 15 लाख के सामने 15,80,000 के डिबेंचर दिए तो क्या एंट्री होगी, और 15 लाख के सामने 14,10,000 के डिबेंचर दिए हैं तो क्या एंट्री करनी है हमें, ऐसा ना। मतलब एक बार ऐसा होगा कि एक बार हमें फायदा हुआ और एक बार हुआ हमें नुकसान, और डिबेंचर पे कोई भी तरह का फायदा या नुकसान हो ना, तो उसे दो ही तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर फायदा हो तो उसे लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू की है, ऐसा ना। और अगर नुकसान हो तो उसे लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, उसमें लॉस या प्रॉफिट ऐसा नहीं लिखा जाता, कि अगर समझो नुकसान हो रहा है मतलब हमने जरूर जो है वो डिबेंचर डिस्काउंट पे दिए होंगे, सही बात है ना, ऐसे हुआ ना। तो अब यहाँ पर वैसे ही है, 18 लाख की मशीन खरीदी है, उसके सामने 3 लाख कैश दिए और बाकी 15 लाख का कैसे दिया है, उसकी दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन की एंट्री करनी है। पहले जो एक ही सिंगल सिचुएशन है पहले उनकी तो बेसिक एंट्री करें ना, कि भाई हमने 18 लाख की मशीन खरीदी है, पहले वो एंट्री तो आ जाएगी ना उसमें। 18 लाख की हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदें तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। देखो ये ना बेसिक और लॉजिकल एंट्री है जो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि कोई भी मशीन खरीदी तो कैसे एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदी उसका नाम,
किससे खरीदी हमने? शिखर मशीनरी लिमिटेड। तो पहली एंट्री तो वही आएगी कि मशीन अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 18 लाख की। 18 लाख की हमने मशीन खरीदी उनसे। उसके सामने 3 लाख का कैश दे दिया, कैश दिया या चेक दिया हो, जो भी हो, 3 लाख रुपए तो ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए ना उसे हमने। तो उसकी एंट्री बताएं कि शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अब उसका नाम डेबिट में आएगा ना जिसको पैसे दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। यहाँ कैश लिखो तो भी ठीक है, पर ज्यादातर इतनी बड़ी अमाउंट होती है 3 लाख की तो चेक से ही दी जाती है। कैश लिखोगे तो भी गलत नहीं है, कैसे भी पैसे दिए ना हमने उनको। तो शिखर मशीनरी लिमिटेड टू बैंक अकाउंट कितने दे दिए? 3 लाख। 3 लाख हमने दिए हैं। अब वो एंट्री करनी है जो हमें दो केस बताने हैं कि केस वन, पहला केस कि जो 15 लाख है उसके सामने हमने 15,80,000 के 15,80,000 के डिबेंचर दिए हैं, बराबर। 15 लाख के सामने 15,80,000 के डिबेंचर दिए, तो क्या हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हमें नुकसान हुआ ना, बराबर ना। 15 लाख के सामने 15,80,000 के डिबेंचर दिए हैं, मतलब जरूर 15,80,000 के डिबेंचर थे, सामने वाले से 15 लाख लेकर दिए हैं तो डिस्काउंट पे दिए होंगे ना उसे, बराबर ना। हमारे डिबेंचर तो 15,80,000 के हैं, हमने उससे पैसे लिए या सामान लिया खाली 15 लाख का ही, तो हमने उसको डिस्काउंट पे दिए कि नहीं, बराबर। हमारे लिए तो नुकसान हुआ 80,000 का। नुकसान मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं? डिस्काउंट लिखते हैं डेबिट में, बराबर। नुकसान हो तो डेबिट में लिखते हैं ना, अगर प्रीमियम होता, फायदा होता तो कहाँ लिखते? फिर क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग। तो देखो इसकी एंट्री ऐसी होगी पहले केस में कि जब हम 15 लाख के सामने 15,80,000 के डिबेंचर दे रहे हैं, 18 में से 3 लाख दिए, बाकी 15 लाख, तो उसकी ऐसी एंट्री करते हैं कि शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, उसका अकाउंट तो डेबिट जिसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं उसे? 15 लाख। 15 लाख देने हैं, साथ में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हमारा नुकसान हुआ ना, तो वो डिस्काउंट कितना नुकसान हुआ? 80,000 का नुकसान हुआ हमारा, तो 80,000 रुपीज का डिस्काउंट। और टू डिबेंचर अकाउंट, कितने परसेंटेज के डिबेंचर दिए? 9% के, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। मतलब सामने वाले को जब 15 लाख मिलेंगे डिबेंचर के पैसे, 5 साल 7 साल मिलेंगे, वो तो ठीक है, तब तक हर साल उसे 9% का इंटरेस्ट भी तो मिलता रहेगा ना, बराबर ना। तो वो 9% डिबेंचर अकाउंट 15,80,000 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा याद रखो, 15 लाख उसको देने हैं, वो डेबिट में। हमें फायदा या नुकसान? हमें नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी डेबिट में, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। और टू जितने के डिबेंचर दिए, डेबिट और क्रेडिट सेम ही आने चाहिए ना। अगर फायदा हो रहा हो ना तो फायदा हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, नुकसान था इसलिए डेबिट में लिखा। वही हमें केस 2 करके भी बताया ना कि दूसरी बार में 15 लाख के सामने 15 लाख रुपए उसे देने हैं, उसके सामने हमने डिबेंचर उसको दिए हैं 14,10,000 के, 14,10,000 के डिबेंचर दिए। मतलब 15 लाख का सामान लिया, डिबेंचर उसे 14 लाख के ही दिए, तो हमें फायदा ना, बराबर ना। हमें फायदा हुआ, मतलब हमारे लिए क्या कहलाए? सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने उसको 14 लाख के डिबेंचर्स 15 लाख में बेचे हैं, तो प्रीमियम पे बेचे होंगे ना उसे सामने वाले को, बराबर ना। तो ये हमारे लिए फायदा हुआ ना। तो उनकी एंट्री करते हैं कि शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जिसको देने हैं वो तो डेबिट में ही आएगा पूरे 15 लाख, बराबर। टू वहां पर जो है वो हमारे डिबेंचर, नुकसान नहीं है जो डेबिट में लिखे, फायदा है क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसके साथ पहले ये लिखे ना, 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर कितने दिए? 14,10,000 के डिबेंचर, और उसके साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने दिए? 90,000 के,
90,000 का प्रीमियम हुआ ना, 90,000 रुपए उससे हमने कम लिए ना, मतलब हमारे लिए जो है वो 90,000 का फायदा हुआ ना, उसे देने थे 15 लाख, उसके सामने हमने 14 लाख 10,000 ही दिए उसको, बरोबर ना, इतने कम दिए हमने उसे, तो ये फायदा हुआ ना हमारे लिए। समझ आ रही ना बात है? ये एंट्रीज भी ध्यान रहेगी ना, ये भी ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉजिक ध्यान देना, और फिर से बोल रहा हूँ हर सम में ये सब नए नए पॉइंट्स हैं, हर सम जो है वो माइंड में ध्यान से रखना आप लोग। तो इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लो ये एंट्री भी। तो अब जो उसके बाद के सम्स आएंगे, जो आगे की एंट्रीज आएगी, जो नए नए टॉपिक्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।